इंडी गठबंधन के एक प्रमुख है, आप भी यहाँ पर पार्टी हैं, तो जिस तरह से यहाँ पर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कई जनसभा में कि मैं निमंत्रण देने आया हूं नई सरकार का, और वहीं दूसरी तरफ से राहुल गांधी भी डंके की चोट में कह रहे हैं कि इस बार सरकार नहीं बनने वाली है, और आप लोग इस तरह की बातें जरूर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी आरोप लगाती रहती है कि आप लोग की तरफ से भी क्लियर नहीं है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, आप लोग के मुद्दे भी अलग अलग हैं, आप लोग ने मैनिफेस्टो भी अलग अलग जारी किया है, तो फिर आप किस तरह से आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है? सर्वप्रथम तो भागीरथी जी, अगर प्रधानमंत्री जी जाके नई सरकार का निमंत्रण दे रहे हैं तो ये भारत के लोकतंत्र का उल्लंघन है, क्योंकि अभी रिजल्ट तो घोषणा हुआ नहीं रिजल्ट की। हर प्रकार से वो भारतीय जितने भी नियम हैं आज तक भारत सरकार के द्वारा बनाए गए, चाहे संविधान के हों चाहे अन्य संस्थाओं के, उसका उल्लंघन करना मोदी जी के आदत में है। अब आ जाते हैं कि मोदी जी की हालत क्या है, मंचों पे क्या बोल रहे हैं। जहां उन्होंने 10 साल की उपलब्धि और अगले 5 साल की अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करना था, बोल क्या रहे हैं? मुस्लिम लीग, वेल्थ टैक्स, मुस्लिम आरक्षण, मंगलसूत्र, भैंस, अडानी, अंबानी। कोई भी व्यक्ति अगर ये सुनेगा जो नहीं जानता होगा कि ये प्रधानमंत्री है, तो ये निश्चित रूप से कहेगा कि ऐसा ये व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं ना कहीं पीड़ित है, इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। मंचों पे ऐसी भाषा तो सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता, वो तो प्रधानमंत्री हैं। फिर उनके बाद बताने के लिए बहुत कुछ था, पिछले 10 साल का और आगे 5 साल का, तो आगे 5 साल का ना बता के 2047 का बताते हैं। आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप रमेश जी। मुझे लगता है कि शायद अजय पाठक जी इस पर जरूर आपत्ति करेंगे अगर उन्हें ध्यान से सुना होता तो। जिस तरह से आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, आप स्वतंत्र है, आप कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन देखिए जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं इस तरह की बातों को लेकर बीजेपी के नेता और कई बार नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, आप लोग के जो सहयोगी पार्टी हैं या आपके नेता, उनको लेकर भी किस तरह की बातें जरूर आती है। एक बार मैं इनकी बात सुन नहीं पाया हूं, मेरे तक आवाज नहीं आई। बातें हमने नरेंद्र मोदी जी ने बोली है। आप किसी भी मनोवैज्ञानिक से पूछ लीजिएगा, यही बातें जो उन्होंने बोली है, किसी भी मनोवैज्ञानिक से पूछ लीजिएगा तो कहेगा ये आदमी निश्चित रूप से किसी मनोवैज्ञानिक रोग से पीड़ित है। मैं चुनौती देता हूं और मैं एकदम अपने को पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री मंच से मुस्लिम लीग, वेल्थ टैक्स, मंगलसूत्र, मुस्लिम आरक्षण, भैंस और अडानी अंबानी नहीं बोल सकता है। इसके बाद बोलने के लिए बहुत कुछ था। फिर क्या बोलते हैं, फिर अगर एक मनोवैज्ञानिक रोग, वो कहते हैं 2047 का आपको बताएंगे कि 2047 तक क्या होगा। अरे 2047 में मोदी जी के मंत्रिमंडल के 90% लोग नहीं रहेंगे, आप बता के क्या करिएगा? उस योजना को बताने से किसका लाभ होगा? फिर आते हैं ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि पहले तो उनका पोल खोल दिया माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलेक्शन बॉन्ड के। अब जब छूट के आ गए अरविंद केजरीवाल जी के आ जाने से करीब 35 सीटों में सीधा प्रभाव पड़ने जा रहा है। दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा, हालांकि छूटे नहीं, अभी सिर्फ उनका अंतरिम जमानत मिली है, वो भी प्रचार प्रसार के लिए। अब अंतरिम जमानत मतलब मैं छूटने वाली जो बात कर रहा हूँ, अंतरिम जमानत में छूटे हैं, तो जो ये शब्द होगा कि अंतरिम जमानत में छूटे हैं वो, तो इससे दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, पंजाब की 13, चंडीगढ़ की 1 और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें। इसमें सीधे अरविंद केजरीवाल जी का, उनके पार्टी का प्रभाव है। इस 35 सीटों में से 21 भारतीय जनता पार्टी के पास में है। और जिस प्रकार से इवेंट कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल जी, अगर उन्होंने इवेंट किया तो पता लगा कि अब की 21 में से 10 भी नहीं आएंगे इसमें से। तो मोदी जी चिंतित हैं और उनके पास फीडबैक मिल चुका है। उनकी भाषा का परिवर्तन, जिस प्रकार से राजनीतिक शुचिता शिष्टाचार होता है, वो भी भूल चुके हैं। इसके पीछे यही कारण है कि वो अपनी हार निश्चित है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि बहुत इस तरह से आप गंभीर आरोप लगा रहे हो। बहुत सारे आपने समीकरण भी बताया कि केजरीवाल के आने के बाद बाहर अब क्या कुछ इसमें समीकरण बदलेगा। मुना